हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस पर। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास इकोलॉजी क्लास नंबर 4 और पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट 1। तो बच्चों, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन को हमने जो हमारी पहली क्लास थी इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसमें बहुत डिटेल में समझा था पॉपुलेशन इकोलॉजी की डेफिनेशन को और पॉपुलेशन की डेफिनेशन को। तो पिछली क्लास का जो पहली क्लास है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप इकोलॉजी को और अच्छे से पढ़ पाएंगे यदि आप क्लास नंबर 2 और 3 भी लेते हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी थी। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। दो तरह की पॉपुलेशन होती है, मोनोस्पेसिफिक और मिक्स्ड या पॉलीस्पेसिफिक। इसमें एक ही तरह की जाति के लोग, एक ही तरह की जाति, और ये हो गई एक से अधिक जातियां इसमें पाई जाती हैं। तो ये दो तरह की पॉपुलेशन हो गई, किसके आधार पर? जातियों के आधार पर। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ सर्टेन टॉपिक्स आएंगे, उनमें उसी कड़ी में पहला है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जनसंख्या के लक्षण क्या होने चाहिए। इसमें है पहला पॉपुलेशन साइज, डिस्पर्जन, एज ग्रुप, एज स्ट्रक्चर, नेटेलिटी या मोर्टेलिटी। आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइज या डेंसिटी, मतलब कि आकार या और घनत्व, हिंदी में हमने इसको बोला घनत्व। अब यहां पर पॉपुलेशन में हम साइज का मतलब नंबर से लेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज पॉपुलेशन साइज, मतलब जीवों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? पॉपुलेशन साइज कहलाएगी। जैसे कि माना कि ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें जितने भी सदस्य हैं एक ही जाति के, चाहे वो मोनो स्पेसिफिक हो या दूसरी और भी कई जातियां मिक्स में हो, वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन साइज। लेकिन आगे दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी के लिए हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। माना कि ये कोई एरिया है, इसमें 1 मीटर बाई 1 मीटर का कोई एरिया हो गया, इसमें कितने इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया? इसका घनत्व कहलाएगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया बताया गया है ना यहाँ पर, मतलब इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल हो गया 1/1 मीटर, हो गया 1/1 किलोमीटर हो गया। अब डेंसिटी जो है वो दो तरह की होती है, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल। क्रूड मतलब एक मोटे तौर पर हम कोई बात करते हैं कि सर मोटा मोटा आप रफली बता दीजिए क्या खर्चा आएगा मकान बनाने में, है ना। और इकोलॉजी डेंसिटी पारिस्थितिक घनत्व। आइए इसको समझते हैं आसानी से कैसे। मुझे किसी ने कहा कि ये कांजीरंगा नेशनल पार्क है। क्या है ये? कांजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पर किसी ने बोला कि यहाँ पर राइनोसिरोस पाए जाते हैं, दरियाई घोड़े पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जब मैं वहां गया कांजीरंगा नेशनल पार्क, तो मुझे तो एक भी दरियाई घोड़ा नजर नहीं आया या राइनोसिरोस नजर नहीं आया। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि भैया ये कांजीरंगा नेशनल पार्क है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें घुसते ही तो नहीं मिलेगा, लेकिन वह कहाँ मिलेगा? एक कोई पर्टिकुलर हैबिटाट होगा उसके अंदर, जहां पर उसको फूड मिल रहा होगा, उसके लिए स्पेस होगा, या फिर कंपटीशन कम होगा, है ना, कंपटीशन कम होगा, वो वहीं तो मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बायोमास पर यूनिट एरिया ऑफ द हैबिटाट स्पेस। इकाई क्षेत्र में कितने जो राइनोसिरोस मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगी? वहां की पारिस्थितिक डेंसिटी या पारिस्थितिक घनत्व। क्यों पारिस्थितिकी की बात क्यों की? क्योंकि यहाँ पर हम आवास की बात कर रहे हैं, हैबिटाट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पारिस्थितिकी की बात की। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब ये हुआ कि इकाई समय में या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने जो ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं वो ऐड हुए। अब वो ऐड कैसे होते हैं कि भाई जो पॉपुलेशन है उसमें उसकी एक जन्म दर होती है, मतलब वहां पर कितने
जो इंडिविजुअल्स है उनका जन्म हो रहा है और कितने बाहर से आ रहे हैं, मतलब कि इमाइग्रेट हो रहे हैं, मतलब वहां पर आ रहे हैं, और कितने मर रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट, और कितने इमिग्रेट हो रहे हैं, कितने मतलब बाहर जा रहे हैं। तो नेटेलिटी क्या करेगी, जन्म होगा तो इस पॉपुलेशन जो है उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और बाहर से भी लोग आएंगे तो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो फैक्टर हैं दो, ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, क्या इफेक्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, और ये दो जो फैक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको घटा रहे हैं। फिर एक डायग्राम है जिसमें जो हाउस स्पैरो है उसके बारे में बताया गया है कि भाई इसमें जो बर्थ हो रहा है, फिर इमिग्रेट हो रहा है, फिर इमाइग्रेट हो रहा है। अब इमिग्रेंट और इमाइग्रेंट में क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक सिंपल सी ये याद रखनी है कि ये आई से स्टार्ट हो रहा है, आई मतलब इन, मतलब आ रहे हैं, और ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ई मतलब एग्जिट। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी, एग्जिट मतलब बाहर जा रहे हैं। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको ग्रोथ रेट को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कम्युनिटी इकोसिस्टम जाएंगे तब वहाँ कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे ग्रोथ रेट हुआ, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। एग्जांपल के लिए हमने लिया कि एक तालाब में अमीबा हैं, कितने हैं, 50 अमीबा हैं। ओके, फिर 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद वह 150 हो गए। ओके, इसको सॉल्व करते हैं अब कैसे। अब इसमें पूछा है कि भाई 150 हो गए, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट करें। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है देखते हैं क्या कहता है कि इनिशियल नंबर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एन सर 50 थे, फिर टोटल चेंज कितना आया सर, पहले लास्ट में 150 हो गए, फिर पहले 50 थे, तो टोटल चेंज आया सर 100 का, तो यहाँ पर आ गया 100। टोटल चेंज कितना आया, 100। अब ग्रोथ रेट की डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम, इकाई समय 1 घंटा, तो टोटल चेंज कितना है 100, और समय कितना है 1 है, 1 आ रहा है, तो टोटल चेंज में 100। ग्रोथ रेट क्या होगी कि 100 अमीबा पर आवर, मतलब प्रति घंटा, 100 अमीबा प्रति घंटा बढ़ा। लेकिन हमने कहा कि सर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बताओ। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या कहती है, पर यूनिट टाइम तो था ही, पर यूनिट टाइम पर ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब प्रति जो जीव है कितनी बढ़ोतरी हुई। आइए आसानी से देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें फॉर्मूला में डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी, डेल्टा एन क्या है अपना 100, और एन कितना है चेंज 50, समय क्या है 1, तो टोटल कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने बोला कि सर पर यूनिट टाइम, प्रति घंटा और प्रति ऑर्गेनिज्म, दो की बढ़ोतरी हुई, लेकिन आपने इसको क्या किया, इंटू 100 कर दिया, प्रतिशत आ गया, तो परसेंटेज में कितनी वृद्धि हो गई, 200% वृद्धि हो गई। तो इसी तरह से अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो अब हम उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्लियर है ना, ग्रोथ रेट और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेथड्स फॉर मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को मापने के तरीके, क्या तरीके हैं, एक तो टोटल काउंट, कुल गिनती विधि, और सैंपलिंग विधि। टोटल काउंट उनके लिए काम में लिया जाता है जिनके जो ऑर्गेनिज्म बड़े हैं और सामने दिखते हैं, अपन जाकर के उनको काउंट कर सकते हैं, मिस्टेक या गलती के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या, जनगणना होती है तो क्या होता है, एक गवर्नमेंट का एक व्यक्ति आता है, काउंट करता है घर के कितने सदस्य हैं और आगे डाटा लेके चले जाता है। इसलिए वेल है, और मैंने बोला इस पर्टिकुलर एरिया में आप जाएं और बरगद का कितने पेड़ हैं या नीम के कितने पेड़ हैं उनको आप काउंट करें, है ना, तो आप जाके काउंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल काउंट मेथड। डायरेक्ट आप गए और आपने कर लिया। फिर आता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में कुछ नहीं होता है, एक लार्ज पॉपुलेशन होती है, जैसे कि माना आपने के फाइटोप्लैंक्टन एक तालाब में बहुत सारे होते हैं, क्या आप उनको टोटल काउंट मेथड से काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड। वी टेक ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ the particular phytoplankton. Suppose we take 1 ml of phytoplankton या sample and count in under in microscope, तो वहां पर हमने माना कि 2 लाख उसकी फाइटोप्लैंक्टन आए, तो एक अंदाजा क्या लग गया, एक एस्टिमेट बैठ गया कि 1 ml सैंपल में 2 लाख फाइटोप्लैंक्टन है, तो पूरे तालाब में
कितना हो गए, हम उसकी डेंसिटी का वहां से अनुमान लगा सकते हैं। अब सैम्पलिंग मेथड भी, क्वाड्रेट मेथड भी क्या है, डायरेक्ट काउंटिंग मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हमने क्वाड्रेट रखा, इसे कोई चौरस सा फ्रेम होता है, उसको डायरेक्ट किसी भी फील्ड में कैसे भी दिशा में उसको रख दिया। सपोज कीजिए ये 1/1 मीटर का है। अब इसमें कितनी जो फ्रीक्वेंसी क्या है वो ज्ञात करेंगे, डेंसिटी क्या है, कितनी बार आ रही है। इसका आकार हम बढ़ा भी सकते हैं, 1 मीटर में अपन 1 किलोमीटर/1 किलोमीटर या 100 मीटर/100 मीटर भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या डेंसिटी है, नंबर कितने हैं, उसकी अबंडेंस क्या है, डेंसिटी कितनी और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वो कितनी बार 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 क्वाड्रेट में आ रहा है, तो वो क्वाड्रेट मेथड से लिया जाता है। आइए इसको हम आगे देखते हैं। ये है क्वाड्रेट, ये जो लेडी हैं ये जो किस पे वर्क कर रही हैं, क्वाड्रेट पर। इस क्वाड्रेट में इन्होंने रैंडमली कहीं भी रख दिया और ये इसमें ज्ञात करेंगे भाई इस प्रोपोर्शन में या इस प्रोपोर्शन में कितने प्लांट्स आए, कितने ग्रासेस आए और भी कोई ऑर्गेनिज्म कितने आए, है ना। तो इसको, इस एरिया को हम बढ़ा भी सकते हैं, ये इतना बड़ा भी हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। क्या है मार्क एंड रिकैप्चर, इसमें कुछ नहीं करा आपने, पहले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पकड़ते हैं और उनको मार्क करके छोड़ देते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। इसको हम पीटरसन मेथड भी कहते हैं क्योंकि पीटरसन ने इजाद किया था। मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक इज द यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन वेयर इम्प्रैक्टिकल टू काउंट। अब सपोज कीजिए एक तालाब है, इस तालाब में बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं, बिग फिशेज हैं। कैसी हैं, बिग फिशेज आर देयर इन पाउंड। तो अब एक फिश को पकड़ेंगे, देख लिया ये आ गई, इसको छोड़ दी, वो तो फिर मिल गई। तो हम क्या करेंगे, एक फिश को ली, उसको टैगिंग की या मार्किंग की, हार्मलेस तरीके से उसको छोड़ दिया, है ना। फिर उसको वापस पकड़ा तो पता पड़ा कि भाई ये तो वही है, फिर उसको छोड़ दिया। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए इसको हम समझते हैं आसानी से एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये है कि हमने एक तालाब में से 100 मछलियां पकड़ी, 100 मछलियां पकड़ी और उनको मार्क किया और उनको वापस तालाब में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हम फिर से वहां गए और हमने 120 मछलियां जो फिशेस हैं उनको कैप्चर किया और उनमें से 30 जो आई वो मार्क आई, जो हमने पिछली बार मार्क की थी। अब इसमें पॉपुलेशन का साइज कैसे पता लगेगा कि उसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर दिया हुआ मार्क्ड एनिमल्स इन सेकेंड सैंपल एंड टोटल कॉट इन सेकेंड सैंपल एंड मार्क्ड एनिमल इन फर्स्ट सैंपल। तो मार्क्ड एनिमल इन सेकेंड सैंपल 30 and total quote in second 120 is equal to 100, जो क्या फर्स्ट सैंपल का है, एंड पॉपुलेशन साइज। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा। तो 400 क्या हो गया, उस पॉपुलेशन का टोटल काउंट हो गया। अब आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब फैलाव। प्रकृति में जीव जंतु पेड़ पौधे इनका फैलाव क्या है, डिस्पर्जन क्या है, ये किस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये इसके भी 3 तरीके हो गए, रेगुलर या यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, रैंडम डिस्पर्जन या फिर क्लम्प्ड डिस्पर्जन। आइए इसको हम आगे इस पिक्चर से समझते हैं। क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म और रैंडम। क्लम्प्ड में मतलब हो गया गुच्छे में, कैसे, गुच्छे में। यूनिफॉर्म मतलब सतत हो गया या एक रेगुलर पैटर्न हो गया, और रैंडम में मतलब हो गया तितर बितर कह सकते हैं अपन, तितर बितर, ठीक है ना। ये सिंपल भाषा में है, रैंडम एक थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है। तो गुच्छे में आप देख रहे हैं हाथी जो है, हाथियों का क्या होता है, वो झुंड में रहते हैं। झुंड कब बनेगा, जब उसमें सोशलिटी होगी। क्या होगी, सोशलिटी होगी। अपन भी तो घर में ग्रुप में ही रहते हैं, अपन सोशल एनिमल है। तो हाथी भी कैसे है, तो जो भी सोशल एनिमल होगा वो कैसा रहेगा, गुच्छों में रहेगा। लेकिन जो है यूनिफॉर्म, जो है यूनिफॉर्म पैटर्न जो आप ये देख रहे हैं, ये झाड़ी जो उगी हुई है किसी स्थान पर जंगल में, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म पैटर्न। लेकिन ये क्या होता है, जो नेचर में बहुत रेयर केसेस में मिलता है। आपने कभी देखा है कि हाँ, खेत खलियान जो आपका गार्डन है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा, तो वो एक्सेप्शन है, बाकी नेचर में ये बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे ही रैंडम है, रैंडम भी कैसे, हर कुछ कहीं भी उग रहा है, तो रैंडम पैटर्न भी बहुत कम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आज यहाँ पर कोई प्लांट है, वो अपने सीड्स को कहाँ तक फैला सकता है, एक लिमिटेड एरिया तक ही फैला सकता है। अगर उसने फैला भी लिया तो जरूरी थोड़ी जिस जगह उसका सीड गया है वो वहां सरवाइव कर पाए,
है ना। तो यादृच्छिक या रैंडम फैलाव भी कुदरत में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर बच्चों नेक्स्ट आता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के सदस्यों का जो भी अनुपात है वह क्या कहलाएगा? एज स्ट्रक्चर कहलाएगा। एज स्ट्रक्चर मतलब कि उसमें कुछ जनन करने योग्य होंगे, कुछ जनन करने योग्य नहीं होंगे, और कुछ जनन करने की अभी कंडीशन में ही नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया? अलग अलग एज ग्रुप हो गया। तो ये अलग अलग एज ग्रुप कैसे जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभावित करेंगे? जो जनन करने योग्य होंगे वे जन्म दर को बढ़ाएंगे, और जो जन्म करने योग्य नहीं होंगे या जन्म प्रजनन करने के बाद की अवस्था को प्राप्त कर लिए होंगे वो मृत्यु दर को सपोर्ट करेंगे, है ना। आइए इसको हम आगे समझते हैं। देयर आर थ्री मेजर इकोलॉजिकल एजेस। यहाँ तीन तरह की जो पारिस्थितिकी आयु है वो दिखाई गई है। क्या है वो? पूर्व जनन, प्रजनन और प्रजनन के बाद। हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है और कोई एनिमल होते हैं कुछ, उनमें क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है या पूर्व जनन की जो अवस्था है वो बहुत लंबी होती है। ह्यूमन में होता है भाई 1 से लेकर 15 साल तक तो जो फीमेल जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव एज को प्राप्त नहीं करती, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करना चाहती है। और ऐसे ही प्लांट्स में होता है कि एक सर्टेन एज के बाद वह फ्लावरिंग करता है, उसके बाद फ्रूटिंग करता है। तो क्या हो गया? उसका जो फेज है, जन्म के पूर्व का फेज है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन इसके अपोजिट जो सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हैव वेरी शॉर्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो रिप्रोडक्शन करते ही क्या होते हैं? मर जाते हैं। मतलब नो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस, मतलब जनन के बाद की उनकी कोई जिंदगी नहीं होती है। आइए इसको हम और देखते हैं आगे। एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है? Age distribution in population can be represented in the form of age pyramid, where relative width of successive horizon bars represent the number of individual और द परसेंटेज ऑफ, मतलब एक कोई पिरामिड होता है। वो कैसा होता है पिरामिड? हम इसको, ये जो तीन पिरामिड दिए गए एज के पिरामिड, इससे समझते हैं। ये ह्यूमन पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। यहाँ पर पहला है जो त्रिभुजाकार है, दूसरा है जो कि बेल शेप्ड है, घंटेनुमा है, और तीसरा है अपने अर्न शेप, मतलब कि घड़े के जैसा। ये घड़े के जैसा लग रहा है। तो पहला जो है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करता है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब कि नीचे वाला जो भाग है, प्री रिप्रोडक्टिव भाग है, यहाँ पर यंग लोग ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है। और इसके पास वाला जो है वो स्टेबल पॉपुलेशन की बात करता है, मतलब स्थिर जनसंख्या की बात करता है। यहाँ पर ये कहता है कि जन्म और मृत्यु दर दोनों समान है, मतलब कि यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ दोनों समान है। तो ग्रोथ कैसी हो गई? स्टेबल हो गई। ग्रोथ हो ही नहीं रही है, शून्य हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि ये एरिया देखो ना, ये देखिए आप, ये दोनों बराबर चल रहा है। फिर हम इसके पास वाला आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, घटती जनसंख्या। इसमें क्या है कि जो बर्थ रेट है, मतलब जन्म हो तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? मृत्यु ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? डेथ रेट ज्यादा है। तो इसमें डेथ रेट ज्यादा है, तो इसमें जो यंग पॉपुलेशन होगी वो कम होगी। इसके अपोजिट जो ऊपर है, ऊपर वाला एरिया है ये वाला, और ये वाला एरिया, ये ज्यादा है। क्या है? तो यहाँ पर एज वाले लोग, एज ग्रुप ज्यादा होगा, मतलब कि 80 प्लस वाले लोग यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं। इसका एग्जांपल आसानी से अपन ले सकते हैं जापान। एजिंग पॉपुलेशन जापान में, इस प्रकार की जनसंख्या को अर्न शेप कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि भाई एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज़्यादा है, स्टेबल में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हैं, और जो डिमिनिशिंग है, जो घटती हुई जनसंख्या जो दिखा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? इसमें डेथ रेट ज़्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव फेज में। ओके, अब हम देखते हैं नेटेलिटी। नेटेलिटी प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए जीवों का जन्म देना किसी जीव के द्वारा क्या कहलाता है? नेटेलिटी कहलाता है। लेकिन नेटेलिटी रेट क्या होती है? किसी भी फीमेल के द्वारा एक बार में जितने बच्चे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? नेटेलिटी रेट कहलाएगा। ये दो तरह की होती है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट पोटेंशियल या फिर आइडियलाइज रियलाइज्ड, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इसको समझते हैं। एक कोई जीव है जो यहाँ जंगल में है। अब ये जंगल में है, इसके लिए आदर्श परिस्थितियां क्या है? खूब सारा फूड है। क्या है? खूब सारा फूड। कितना है? खूब सारा है। फिर स्पेस है, और नो
कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। तो इन कंडीशंस में जो पर्यावरण दशाएं हैं इनमें क्या करेगा, ये खूब सारी संततियां उत्पन्न करेगा। तो ये क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी या एब्सोल्यूट नेटिलिटी। ओके, उसी के विपरीत अब आता है इकोलॉजिकल या आइडियलाइज नेटिलिटी। इसमें क्या होता है कि मौजूदा विशिष्ट स्थिति के तहत जनसंख्या में वृद्धि। जैसे कि आपने माना कि ये कोई स्थान है, इकोलॉजिकल हैबिटाट है, यहाँ पर कोई जंतु रह रहा है बी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, कंपटीशन है, कंपटीशन है कैसा, हर तरह का कंपटीशन है, जैसे फूड के लिए, हैबिटाट के लिए, और यहाँ पर बाढ़ भी आ रही है, धूप भी पड़ रही है, बर्फ भी गिर रही है। तो इस तरह का क्या होगा कि जो नेटेलिटी रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो देयर आर 3 डिटरमिनिंग कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन विच डिटरमाइन द प्रोडक्शन। ये कहता है कि 3 तरह के जो हैं, 3 घटक हैं जो कि जो नेटेलिटी रेट है या प्रोडक्शन जो फीमेल जो प्रोड्यूस करती है उसको प्रभावित कैसे करती है, कि वो एक बार में जो अंडे दे रही है या बच्चे दे रही है, कितने बच्चे दे रही है, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे देगी वो उतने ज्यादा ही क्या करेंगे, नेटेलिटी को सपोर्ट करेंगे, मतलब कि जन्म दर को बढ़ाएंगे। और एक बार जब वो जनन कर रही है, फिर जब अगली बार जो जन्म कर रही है उसके बीच का जो समय है वो कितना है। अगर बीच का समय कम है तो नेटेलिटी रेट जल्दी जल्दी बढ़ेगी, लेकिन अगर बीच का गैप ज्यादा है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो क्या होगा, जन्म दर बहुत ज्यादा धीमे हो जाएगी। और उसने जो पहली बार जो जन्म दिया था उसकी स्थिति क्या है, द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, उसने जो पहली बार जिसको जन्म दिया था क्या वह भी जनन करने या प्रजनन करने योग्य हो गया है या नहीं हो गया है। तो डायरेक्ट ये जो तीनों चीजें हैं वो इम्पैक्ट करती है नेटेलिटी रेट पर। अब आता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप लाइक नेटेलिटी। क्या क्या है वो देखते हैं। मिनिमम या स्पेसिफिक या पोटेंशियल मोर्टेलिटी। इसका मतलब हुआ कि वही आइडियल कंडीशंस जो नेटेलिटी में थी उसके अंदर वह मैक्सिमम ग्रोथ दिखा रहा था, तो यहां पर ये क्या करेगा, मिनिमम मृत्यु दर दिखाएगा। तो मिनिमम मोर्टेलिटी ये हुआ, समझ में आया ना आपको अंतर। फिर वहीं पर रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि रियलाइज जो रियल कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की वहां पर थोड़ी कम हो गई थी, जो जन्म दर है वो कम हो गई थी क्योंकि वहां पर कंपटीशन आ गया था, है ना। तो रियलाइज कंडीशन हो गई थी। उसी तरह से यहाँ पर रियलाइज जो कंडीशन होगी उसमें थोड़ी सी जो मृत्यु दर होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, मतलब एक्चुअल लॉस दिखाया जाएगा। ऊपर में क्या हो रहा था, एक्चुअल लॉस नहीं दिखा रहा है ना, स्पेसिफिक है, थ्योरेटिकल मिनिमम लॉस की बात की जा रही है। यहाँ फायदा क्या है, मिनिमम लॉस में है, मतलब मृत्यु कम हो। पीछे क्या है, जन्म था नेटेलिटी में, वहां पर क्या बात थी, मैक्सिमम की। मैक्सिमम की बात कब करेंगे, नेटेलिटी में। आप इसको ध्यान में रखें, नेटेलिटी में, ओके, समझे। वहीं पर यहाँ पर क्या हो रहा था, नेटेलिटी में क्या हो रहा था, जो इकोलॉजिकल में था वहां पर एक्चुअल में जो जो नेटेलिटी थी वो एक्चुअल थी, मतलब कि इससे जो मैक्सिमम नेटेलिटी उससे कम थी। ऐसे ही यहाँ पर होगा कि जो मृत्यु दर होगी वो एक्चुअल होगी। अगर 10 मर रहे हैं तो अपन बताएंगे यहाँ पर कि 10 मर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो मिनिमम मोर्टेलिटी की बात कर रही है स्टैंडर्ड कंडीशन है, कोई भी नहीं मरेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में सब कुछ सपोर्ट होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा नेटेलिटी और मोर्टेलिटी, उसी के कंटिन्यूएशन में अब आगे है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो इसलिए अध्ययन किया जाता है कि आपने जैसे पिछली स्लाइड्स में देखा कि नेटेलिटी और मोर्टेलिटी, नेटेलिटी में बताया गया कि मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए नेटेलिटी को, या नेटेलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। वहीं मोर्टेलिटी को क्या बताया कि मिनिमम मोर्टेलिटी की बात की गई थी। तो इससे क्या पता पड़ता है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पॉपुलेशन बट सर्वाइवल रेट्स आर मच इंटरेस्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पर सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ेंगे। सर्वाइवरशिप कर्व क्या है, आयु बढ़ती हुई आयु के साथ उसकी जो डेथ रेट है या डेथ का जो पैटर्न है वो क्या है, तो वह अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होगा। आइए हम देखते हैं। देयर आर 3 सर्वाइवरशिप कर्व्स, मतलब 3 तरह के जो सर्वाइवरशिप या उत्तरजीविता वक्र हैं। कैसे हैं, कॉन्वेक्स,
कॉनकेव और डायगोनल, मतलब कि उत्तल, अवतल और विकर्णी। जैसा कि ये दिखाया गया है, टाइप 1 हाई सर्वाइवरशिप का, टाइप 2 स्टेडी मतलब सीधा कोई चेंज नहीं आ रहा, सतत हो गया, और नीचे आ गया एक लो सर्वाइवरशिप का। आइए इसको हम आसानी से अब हम तीनों प्रकारों को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहला है टाइप 1 मतलब कि कॉन्वेक्स। ये किन के लिए होता है? मैन, डियर और माउंटेन शीप के लिए। क्योंकि डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर डेथ रेट बहुत कम है, क्योंकि रेखा कितनी सीधी 1000 से नीचे की तरफ नहीं आ रहे इंडिविजुअल्स, मतलब सर्वाइवरशिप कितना है, बढ़ा हुआ ही है, कम नहीं हुआ, तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब एक सर्टेन एज, आफ्टर ए सर्टेन एज यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वाइवरशिप घट गया और मतलब मौत हो गई, यहाँ आ गया मतलब मौत हो गई। उसी तरह टाइप 2 है, ये किन के लिए होता है? डायगोनल, पक्षियों के लिए, चूहों के लिए, कीड़ों के लिए और तितलियों के लिए। पक्षी क्या होते हैं? एक स्टेडी स्टेट में जन्म करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते जाते हैं, तो इनके लिए क्या हो गई, सीधी रेखा हो गई। फिर ये आता है हाईली कॉनकेव मतलब कि अवतल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में जो सर्वाइवर है एकदम से धड़ाम से नीचे आ गया, यंग जो है, तो इसमें क्या होता है, आपने मक्खियों को देखा होगा, ओयस्टर्स को आपने पढ़ा होगा कि मक्खियां क्या करती हैं, खूब सारे अंडे देती हैं, बहुत सारे अंडे देती हैं, तो यंग जो होते हैं उसके बहुत सारे होते हैं वो मर जाते हैं, तो बहुत कम ही होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज को प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त करते हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे 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 मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, जो सर्वाइवलशिप क्या है, सर्वाइवल जो कम है इंडिविजुअल्स का मक्खियों में, मॉस्किटो में, तो इनके इसका एग्जांपल क्या हो गया, मॉस्किटो या मच्छर, और घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, ये सब हो सकता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की पॉपुलेशन इकोलॉजी की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब आपको देंगे। और इसके बाद भी इकोलॉजी की और क्लासेस आएंगी जिसमें इकोलॉजी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो बच्चों शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू।